नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो राज्य का पहला मेगा फूड पार्क था वो अजमेर में स्थापित किया गया था, और अजमेर में भी कहां पर? रूपनगढ़ में। साथियों, कहां स्थापित किया गया? साथियों, रूपनगढ़ में स्थापित किया गया। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्मी कंपोस्ट है फैक्ट्रियों में तैयार खाद, ऑप्शन बी पेड़ पौधों से तैयार खाद, ऑप्शन सी मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद, ऑप्शन डी केंचुए द्वारा तैयार खाद। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूछा गया है, और वर्मी जो कंपोस्ट होता है वो केंचुए के द्वारा तैयार खाद क्या होता है? साथियों, केंचुए के द्वारा जो तैयार खाद होता है उसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुओं के जो अवशेष होते हैं, जो मल मूत्र होते हैं, कोकून जो होता है, उनके द्वारा तैयार की गई खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिला मंच में कितनी राशि की क्षतिपूर्ति उपभोक्ता मामलों मौद्रिक क्षेत्राधिकार को दायर किया जा सकता है? साथियों, यहाँ पर जिला मंच की बात की गई है। उपभोक्ता जो मंच है वो 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच। साथियों, यहाँ पर जिला मंच के बारे में पूछा गया है। जो जिला मंच होता है उसमें कितनी राशि की क्षतिपूर्ति के लिए जो मामला दायर किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए तक, ऑप्शन बी 20 लाख रुपए तक, ऑप्शन सी 25 लाख रुपए तक, ऑप्शन डी 40 लाख रुपए तक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो जिला मंच होता है उसमें 20 लाख रुपए तक का मामला दायर किया जा सकता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे राज्य उपभोक्ता आयोग के बारे में पूछा जाए तो राज्य उपभोक्ता जो आयोग होता है उसमें 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक की सीमा तक जो है राज्य उपभोक्ता आयोग में, और 1 करोड़ रुपए से अधिक का मामला जो होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दर्ज किया जा सकता है। साथियों, तो हमारा यहाँ जिला मंच के बारे में पूछा गया है, जिला मंच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख रुपए तक। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पशु उत्पाद पर आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए ऊन उद्योग, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन उद्योग, ऑप्शन सी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन डी रेशम उद्योग। साथियों, यहाँ पर पशु उत्पाद पर आधारित नहीं है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, जो पशु उत्पाद से ऊन उद्योग किया जा सकता है, दूध का उत्पादन होता है, चमड़े का उत्पादन होता है। साथियों, जो रेशम उद्योग है वो हमारा पशु उत्पाद पर आधारित नहीं है। रेशम जो उद्योग है साथियों वन पर आधारित है। किस पर आधारित है? वनोपज, वन की जो उपज होती है उस पर आधारित है साथियों, अर्थात वनों पर आधारित उद्योग है साथियों रेशम उद्योग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पशु उत्पाद पर आधारित उद्योग नहीं है रेशम उद्योग। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी भरतपुर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो राजस्थान में सहकारिता जो आंदोलन था उसकी जो शुरुआत की गई थी वो कहां से की गई थी? अजमेर से की गई थी। साथियों, कहां से की गई थी? अजमेर से की गई थी साथियों। और सहकारिता आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो 1904 में किया गया था साथियों। 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1989। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, यहाँ पर पूछा गया है ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना, और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना की जो शुरुआत थी साथियों 1995 में की गई थी। साथियों, कब की गई थी? साथियों 1995 में। अगर आपसे तारीख पूछी जाए, दिनांक, तो 24 मार्च को की गई थी साथियों। 24 मार्च 1995 को ग्रामीण जो डाक जीवन बीमा योजना थी उसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो आम लोग होते हैं और समाज के जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको कम ब्याज दर पर, कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना था साथियों। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन सा रोग श्वसन संबंधी रोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी सिलिकोसिस, ऑप्शन डी न्यूमोनिया। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों श्वसन संबंधी जो रोग नहीं है साथियों, अस्थमा जो है एक प्रकार से श्वसन संबंधी रोग है साथियों। सिलिकोसिस जो है वो भी श्वसन संबंधी रोग है और न्यूमोनिया भी श्वसन संबंधी रोग। साथियों जो रिकेट्स है वो श्वसन संबंधी रोग नहीं है। रिकेट्स जो रोग होता है साथियों वो कैल्शियम की कमी से होता है, बच्चों में पाया जाता है साथियों जो अस्थमा होता है वो क्या होता है, एक एलर्जी से होने वाला रोग होता है। और सिलिकोसिस जो होता है, जो बारीक कण जो होते हैं सिलिका के, वो वायु के साथ फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और उनमें जो फाइब्रोसिस अर्थात सूजन पैदा कर देते हैं। न्यूमोनिया जो होता है साथियों एक स्ट्रेप्टोकोकस नामक जो जीवाणु होता है, न्यूमोनिया जीवाणु, उसके द्वारा होता है। इसमें जो फेफड़े होते हैं हमारे, उसमें कफ भर जाता है जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। साथियों पर श्वसन संबंधी जो रोग नहीं है वो है हमारा रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, मुख्यतः जैसलमेर जिले का परंपरागत वर्षा जल संग्रहण स्रोत है। ऑप्शन ए टाका, ऑप्शन बी खड़ीन, ऑप्शन सी जोहड़, ऑप्शन डी नाड़ी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो जैसलमेर जिले का जो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण स्रोत है जैसलमेर जिले का जो वो है खड़ीन साथियों। ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिले में जो वर्षा जल संग्रहण किया जाता है वो साथियों खड़ीन कहलाता है साथियों मुख्य रूप से। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण का उचित उपाय नहीं है साथियों? ऊर्जा संरक्षण करना चाहते हैं तो उससे संबंधित उचित उपाय नहीं है, अर्थात अनुचित उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना, ऑप्शन बी ऊर्जा के मितव्ययितापूर्ण उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी घरों में बल्ब के स्थान पर एलईडी ट्यूबलाइट का प्रयोग करना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों ऊर्जा संरक्षण का उचित उपाय के बारे में पूछा गया है तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही उपाय है साथियों। सौर ऊर्जा से जो हमारी विद्युत है उसका कम उपयोग होगा साथियों। ऑप्शन बी ऊर्जा के मितव्ययितापूर्ण उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। साथियों ऊर्जा के कम उपयोग को हमको हतोत्साहित थोड़ी करना है, हमको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो हतोत्साहित वर्ड है साथियों नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर नकारात्मकता के लिए है। तो यहाँ पर अगर प्रोत्साहित होता तो हमारा उचित उपाय होता, लेकिन यहाँ पर हतोत्साहित किया जा रहा है ऊर्जा के कम उपयोग के लिए। तो साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये एक उचित उपाय नहीं है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी राजस्थान में 181 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? ऑप्शन ए 185, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 212। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों मनरेगा के तहत जो न्यूनतम मजदूरी राजस्थान में 181 से बढ़ाकर कर दी गई है वो कर दी गई है साथियों 192 रुपए। कितनी की गई है साथियों? 192 रुपए कर दी गई है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, ऑप्शन सी पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से, ऑप्शन डी पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के सभी निवासियों से। साथियों अगर ग्राम सभा के बारे में पूछा गया है आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें। साथियों जो ग्राम सभा बनती है, जो हमारा पंचायत सर्किल होता है, जो पंचायत समूह होता है, उसमें जितने भी जो पंजीकृत मतदाता होते हैं उन सभी के द्वारा एक ग्राम सभा का गठन होता है साथियों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, पंचायत सर्किल में आने वाले गाँवों के पंजीकृत मतदाताओं से। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मेला पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी श्रावणी मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पशु मेला के लिए जो प्रसिद्ध है वो है हमारा पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला जो है पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। साथियों पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला जो है साथियों कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पुष्कर का मेला लगता है, अर्थात अक्टूबर नवंबर के महीने में साथियों मेला भरता है। और इस मेले में जो है भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ पर, एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर ब्रह्मा की पूजा की जाती है।
और यहाँ पर जो अब इस समय में ऊँट की जो है खरीद बिक्री बहुत प्रमुख है साथियों इस मेले में। आप सभी साथी ध्यान रखिए। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को नशाखोरी सामाजिक बुराई से बचाने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए, उन्हें खर्च के लिए अधिक पैसे नहीं दिए जावे। ऑप्शन बी, उनकी संगति पर कड़ी नजर रखी जावे। ऑप्शन सी, उन्हें कठोर अनुशासन में रखा जावे। ऑप्शन डी, उन्हें निरंतर उचित मार्गदर्शन दिया जावे। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बच्चों को नशाखोरी जैसी हमें सामाजिक बुराई से बचाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो है उन्हें खर्च के लिए अधिक पैसे नहीं दिए जाए। साथियों उन्हें पैसे नहीं देने से ये तो नहीं है कि बालक जो है नशा करना छोड़ देगा, क्योंकि नशा जो होते हैं सबसे पहले जो नशा करवाते हैं बच्चों को वो उनकी दोस्ती करवाते हैं, तो उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है। उनकी संगति पर कड़ी नजर रखी जाए। साथियों आप कब तक बच्चों के ऊपर नजर बनाए रख सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप हर समय बच्चों के साथ रहोगे, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा साथियों। उन्हें कठोर अनुशासन में रखा जाए। साथियों कभी भी बालक पर कठोर अनुशासन नहीं लगाया जाना चाहिए। कठोर अनुशासन से बालक को कभी भी अच्छा नहीं बनाया जा सकता है साथियों। उन्हें निरंतर अगर उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा तो बालक जो है उस निरंतर मार्गदर्शन से कुछ सीखेंगे और उस चीज के लिए वो उस सामाजिक बुराई से बचने का प्रयास करेंगे साथियों। तो हमारा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें निरंतर उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन डी, अग्नाशय ग्रंथि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की गई है और अंतःस्रावी जो ग्रंथि है सबसे बड़ी वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि साथियों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। थायराइड जो ग्रंथि है हमारी वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों। जो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो हमारे जो गले है उसमें श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहती है साथियों, और इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जिसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। अगर आयोडीन इस ग्रंथि की कमी के कारण जो बालक होता है उसमें गलगंड नामक रोग होता है साथियों, और इस ग्रंथि को सही ढंग से कार्य करवाना है तो इसके लिए आयोडीन आवश्यक है साथियों। अगर आपसे यहाँ पर बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी गई है जो कि हमारा राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि। अगर आपसे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ली जाए तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी साथियों वो होगी हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में विविध रंग बिरंगी वस्तुओं व पशु पक्षियों के चित्र का अवलोकन करा के वार्तालाप करना निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए, भौतिक पर्यावरण संबंधी। ऑप्शन बी, नैतिक पर्यावरण संबंधी। ऑप्शन सी, सामाजिक पर्यावरण संबंधी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। साथियों कक्षा में कोई अध्यापक जो होता है वो रंग बिरंगी वस्तुएं दिखाता है, पशु पक्षियों के चित्र का अवलोकन करवाता है बच्चों को, उसके बाद वार्तालाप करता है। तो ये कौन से पर्यावरण से संबंधित है साथियों? तो ये जो क्रियाकलाप है साथियों, एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो क्रियाकलाप होगा वो होगा हमारा भौतिक पर्यावरण से संबंधित साथियों। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समग्र और सतत मूल्यांकन का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, स्क्रीवेन। ऑप्शन बी, राइट स्टोन। ऑप्शन सी, क्लालेन। ऑप्शन डी, मुफात। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों। समग्र और सतत मूल्यांकन का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था साथियों वो स्क्रीवेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? स्क्रीवेन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो साथियों 1967 ईस्वी में समग्र और सतत मूल्यांकन का सर्वप्रथम प्रयोग स्क्रीवेन महोदय के द्वारा किया गया था। आप सभी साथी ध्यान रखिए साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की मोटी रोटी को कहा जाता है? ऑप्शन ए, टिक्कर टुक्कड़। ऑप्शन बी, सोगरा। ऑप्शन सी, एवं बी दोनों। ऑप्शन डी, पानिया। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों पश्चिमी राजस्थान में जो बाजरे की मोटी रोटी होती है उसको सोगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सोगरा कहा जाता है। और टिक्कर जो टुक्कड़ होता है गेहूं की जो मोटी रोटी होती है, टिक्कर टुक्कड़ जो है साथियों गेहूं की मोटी रोटी को कहा जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें।
यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के बारे में पूछा गया है और बाजरे की मोटी रोटी के बारे में। पश्चिमी राजस्थान में जो बाजरे की मोटी रोटी होती है उसको सोगरा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदर्शन विधि में किस प्रकार के शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी अंश से पूर्ण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो प्रदर्शन विधि होती है उसमें बालक जो क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। बालक देखते हैं किसी चीज का, व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले वो चीज देख रहे हैं साथियों, कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी तभी तो बालक जो है सीख पाएगा। प्रदर्शन विधि में जो प्रत्यक्ष होता है तो साथियों अर्थात इसमें जो शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। बालक किसी चीजों को देखकर उनके बारे में फिर सोचने लगता है। तो ये क्या है हमारा, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार अधिगम को अधिगमकर्ता के स्वयं के लक्ष्यों, अभिप्रेरकों तथा आदर्शों से जोड़ने का प्रयत्न किया जाना चाहिए? साथियों ऐसा कौन से महोदय ने कहा है कि अधिगम को अधिगमकर्ता के स्वयं के लक्ष्यों, अभिप्रेरकों तथा आदर्शों से जोड़ने का प्रयत्न किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए कॉमेनियस, ऑप्शन बी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी सुकरात। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्ल रोजर्स जो महोदय ने अपना अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत दिया था, अनुभवजन्य, तो उसमें कहा था कि अधिगम को अधिगमकर्ता के स्वयं के लक्ष्यों, अभिप्रेरकों तथा आदर्शों से जोड़ने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो साथियों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें, और आपके कितने प्रश्न सही हुए वो भी साथियों कमेंट में करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी ज़रूरतमंद साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को सशक्त और मजबूत बना सके। और जो भी साथी नए हैं अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो से संबंधित सूचना आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवें। धन्यवाद साथियों।